हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अश्वनी मेरा क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है देखो वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की हम लोग बात करेंगे। देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो यूजुअली ये जो है वो 5 सालों के लिए देखो सुनाई जाती है। तो 2023 से लेकर अगर अपन टेक्निकली देखें तो 2028 के लिए हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि रीजन है कि 2023 में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी विदेशी व्यापार नीति जो दी गई है, ध्यान रखना, उसका कोई एंड डेट दिया नहीं है। इन्होंने बोला है कि ये जो पॉलिसी डायनेमिक रहेगी और टाइम के अकॉर्डिंग जो है इस पॉलिसी के अंदर अपडेट होते रहेंगे, ध्यान रखना। तो अभी कोई एंड डेट जो उसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए अपन इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जो 2023 जो है वो लिखकर चल रहे हैं। देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें एक्जिम पॉलिसी जो है, ध्यान रखना, उस नाम से ये पॉलिसी चलती थी। अब एक्जिम पॉलिसी जो आपका क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जिसको हम बोल सकते हैं निर्यात आयात नीति जिसको हम बोलते हैं। लेकिन 2000 अगर अपन 4 की बात करें तो वहां से एक्जिम पॉलिसी जिसको रिप्लेस कर दिया, किसने? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने इसको रिप्लेस कर दिया। क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ज्यादा अपन कह सकते हैं विस्तृत है, कॉम्प्रहेंसिव है, ज्यादा व्यापक है, ज्यादा डायनेमिक है। तो एक्जिम पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से। तो अभी जो लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है देखो वो 2023 है। एंड डेट अभी जो है देखो दिया नहीं है, क्योंकि कहना ये है कि पॉलिसी में अपडेट होते रहेंगे, पॉलिसी जो वो डायनेमिक रहेगी। अगर बात आए देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, तो भाई इसकी जिम्मेदारी किस पर है भैया? सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पर है इसकी जिम्मेदारी, इसको देना। अब सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, ध्यान रखना, उसके अंदर एक मिनिस्ट्री काम करती है जिसको हम बोलते हैं MOCI, जिसका मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ध्यान रखना, उसकी ये जिम्मेदारी रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, ध्यान रखना, उसको दिलाने की। और मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स और इंडस्ट्री है, ध्यान रखना, इसके अंदर आपका DGFT जो है वो डिपार्टमेंट या DGFT जो ऑफिस है, ध्यान रखना, वो काम करता है। और DGFT जो ऑफिस काम करता है उसके अंदर जीडी जो जो आपका DGFT है, ध्यान रखना, वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देने के लिए। अब DGFT है क्या? अगर इसकी हम बात करें तो ये है डायरेक्टोरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। तो होल सोल अगर पूरी जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो DGFT की रहती है कि वो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ध्यान रखना, उससे रिलेटेड ये सजेशन देना, एक्सपोर्टर है जैसे उसको अप्रूवल देना, ऑथराइजेशन देना, वो सारा काम DGFT देखता है, ध्यान रखना। और अगर अपन थोड़ा लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि भैया कौन सा एक्ट है जो FTP जो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसको रेगुलेट करता है, ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट। तो उसके लिए ध्यान रखना, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। तो ध्यान रखना, ये जो आपका फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, ध्यान रखना, 1992, ये लेजिस्लेटिव, ध्यान रखना, ये जो एक्ट है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ध्यान रखना, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जैसे पहले एक्जिम पॉलिसी आता था 2004 में, उसने उसको रिप्लेस किया। यूजुअली 5 साल के लिए आती है, पर 2023 के बाद में कोई एंड टाइम अभी इन्होंने दिया नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्री है, ध्यान रखना, वो मिनिस्ट्री काम करती है। उसके अंदर में आपका DGFT काम करता है। और DGFT की अगर बात की जाए तो इसके अप्रोक्सीमेट 38 रीजनल ऑफिसेज हैं। 38 जो, ध्यान रखना, इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। और अगर इसका हेड ऑफिस की अगर बात की जाए कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो ध्यान रखना इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है। ये भी क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है वो इसका हेड ऑफिस है। और लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो उसका फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है 1992 है, ध्यान रखना, वो इसको रेगुलेट करता है लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बताना चाहता हूँ बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। कोशिश मैंने ये की है कि ठीक है मैक्सिमम चीज कवर हो जाए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो पूरा फिर आप
जो मिनिस्ट्री ऑफ आपका कॉमर्स इंडस्ट्री है, वहाँ से आप पूरा वेबसाइट से इसका पूरा आर्टिकल डाउनलोड करके बहुत डिटेल में जा सकते हैं। पर ठीक है, जितना आपने लिया है उससे अपन आईएएस तक के एग्जाम तक को देखो फाइट कर सकते हैं, तो अपने को कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि अपन ने काफ़ी अच्छे लेवल पर इसको कवर करने की कोशिश की है। देखो, जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनवील्ड, तो देखो इन सब ने मिलकर जो है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी दिया 2023 में। इन दिस आर्टिकल यू कैन रीड ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर, तो अपन इसमें पूरा जितने भी फीचर्स हैं ध्यान रखना, 2023 में जो पॉलिसीज है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो सारा स्टडी अपन लोग इसमें करेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के देखो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें एफटीपी का क्या है, देखो टू इंटीग्रेट इंडिया विद द ग्लोबल मार्केट। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है कि इंडिया जो अगर उसको देखो ग्रोथ देना है, उसको विकसित देश में बदलना है अगर, तो उसको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। एज इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग, जैसे इंडिया अभी माना जा रहा है कि 2047 में हम कोशिश करें, 2047 में हमारा कोशिश है कि इंडिया जो है वो डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट हो जाए। एंड द पॉलिसीज लेस डाउन ए ब्लूप्रिंट टू इंटीग्रेट इंडिया। तो अब इस पॉलिसी के अंदर आपको ब्लूप्रिंट दिखाई देगा कि कैसे इंडिया जो है वो एक रिलायबल ट्रस्टेड पार्टनर जो है वो दूसरी कंट्रीज का बनता है। इवनली देखो इंडिया के आपने रिलेशन देखे होंगे कि भाई रसिया और यूक्रेन में वॉर है, हमारी दोनों से सही बनती है। अगर मान लो इजराइल और ईरान में वॉर है तो भी हमारी उनके साथ अच्छी बनती है। सीरिया का भी आपने देखा होगा कि सिविल वॉर के कारण से वहाँ के तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं शायद वो भैया भागकर जो है रसिया पहुंच गए हैं, तो वहां पर सीरिया के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे, रसिया के साथ, यूएसए के साथ, इवनली कुछ ऐसी कंट्रीज जो हमें पसंद नहीं करती उनके साथ भी हमने सही रिलेशन बना रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है, क्योंकि इससे हमारा जो ट्रेड है ध्यान रखना अच्छा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट अच्छे होते हैं, तो वो आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो टू बिल्ड ए फ्यूचर रेडी इंडिया, जो मेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को फ्यूचर के लिए रेडी करना है, टू बिल्ड ए फ्यूचर रेडी India and to fulfill India's strategic vision, making India one of the top exporting nation in अमृत काल। तो ये मतलब जो है ड्यूरेशन, उसके अंदर इंडिया को ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया जो टॉप एक्सपोर्टिंग नेशन की जो है वो लिस्ट में आ जाए। और ये जो अमृत काल अभी चल रहा है जिसकी अपन बात करें कि पूरा अपना फोकस है कि इंडिया को जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो वो कंट्री बनाना है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो वो बेहतर बनाना है, हमें डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट होना है, अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ बना के रखनी है। तो फ्यूचर रेडी जो है उसके लिए इंडिया किया जा रहा है, क्योंकि यूएसए ने भी ग्रोथ, डेवलप कंट्री ज़्यादातर ग्रोथ जो इसी तरीके से की है। टू क्रिएट एन इनेबलिंग इकोसिस्टम, मतलब देखो इंडिया का जो मेन अप्रोच अब वो ये काम कर रहा है कि हमें इंसेंटिव बेस्ड रिजाइम की जगह पर फंडामेंटली, जैसे इंसेंटिव बेस्ड रिजाइम शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें क्या देगा, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, हम कुछ ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम ही डेवलप कर दें इंडिया के अंदर जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो, नंबर ऑफ एक्सपोर्टर हैं वो इंक्रीज हो। तो इंडिया ने इसमें बहुत अभी पढ़ेंगे बहुत अच्छा सिस्टम जो डेवलप किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी ध्यान रखना लाइजनिंग बैठा कर चलिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी एमएसएमई या माइक्रो लेवल पर भी अगर कोई एक्सपोर्टर है तो उसको वो पूरा कोशिश कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि भैया एक्सपोर्ट में वो अपना रोल जो है वो दें और इंडिया के एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सके। तो एफटीपी ग्रेजुअली देखो मूव अवे फ्रॉम इंसेंटिव बेस्ड रिजाइम एंड क्रिएट एक इनेबलिंग इकोसिस्टम जो है वो डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लोकल गोज ग्लोबल, लोकल प्रोडक्ट जो है ध्यान रखना इंडिया के जो हैं जैसे वो फॉरेन कंट्रीज में जाएं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। आत्मनिर्भर मतलब किसी और पर हम डिपेंडेंट नहीं, उल्टा हम इतना सेल्फ प्रोडक्शन करें कि दूसरों को भी एक्सपोर्ट कर पाए। देखो टू कोलैबोरेट विद स्टेट गवर्नमेंट का लिखा हुआ है, टू बिल्ड एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट प्रमोशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल के, इवनली देखो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देखो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर रही है कि भैया आप तो जिला स्तर पर भी देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देखो कि हम एक्सपोर्ट को कहाँ बढ़ा सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम कोई भी एंटरप्राइज है तो आप उसके साथ जो है उसको इंक्रेज करें कि भैया वो एक्सपोर्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा। टू ट्रिपल इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट, द न्यू पॉलिसी जो है ध्यान रखना विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। ऑफ कोर्स नई पॉलिसी ने भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को रिप्लेस किया है, ठीक है ना, जो 2015 से चल रही थी। द न्यू पॉलिसी एम टू ऑलमोस्ट ट्रिपल इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज, और मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया का जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है देखो वो कोशिश की जा रही है उसको लगभग ट्रिपल यानी 3 गुना किया जाए, जहां पर जो एक्सपोर्ट है वो
$2 ट्रिलियन पर जो है लाने की बात की जा रही है। अभी अपन बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसमें $1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन गुड्स का एक्सपोर्ट होना चाहिए और $1 ट्रिलियन सर्विसेज का एक्सपोर्ट होना चाहिए। और इंडिया सर्विसेज को काफी अच्छा एक्सपोर्ट कर भी रहा है, क्योंकि इंडिया में सर्विसेज जो है, ध्यान रखना, वो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में सस्ती हैं। जैसे आप, मेरे जैसे फ्रेंड भी है, नाम भी बताता हूँ मैं, विजय कुमार सर है, जो मेरे साथ काफी पढ़ा चुके हैं, अभी दुबई भी हैं वो, खैर काम भी कर रहे हैं। तो मानसरोवर में बता रहे थे कि वो एक टेली परफॉर्मेंस जो है, ध्यान रखना, वो एक कॉल सेंटर पर जो है वो काम करते थे। और उनका जो कॉल सेंटर जिस पे वो काम करते थे वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर था। तो उनका खैर इंग्लिश बोलने का एसेंट भी उनको बोला जाता है कि यूएसए टाइप कुछ इंग्लिश उनको एसेंट उस रखना पड़ता है। तो अब क्या होता है, यूएसए में मान लो अगर किसी बंदे ने कोई लैपटॉप परचेज किया है, मान लो, ठीक है ना, परचेज किया है कोई भी, अब उसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो उसको डाउनलोड करना है या कोई विंडोज उसको डाउनलोड करना है, तो इसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉल करेगा ऑफ कोर्स कस्टमर केयर को। तो वो फोन यूएसए में ही नहीं, वो फोन इंडिया आता था उनके पास, और ये लोग यहाँ पर उससे इंग्लिश में बात करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। अब यूएसए ने ऐसा क्यों किया कि भैया सर्विसेज जो इंडिया की किसी कंपनी को दिया, जैसे टेली परफॉर्मेंस को दिया, क्यों? क्योंकि इंडिया में सर्विसेज सस्ती हैं। उसको पता है, अगर मान लो आज माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है या कोई और कंपनी है, वो खुद का अगर यूएसए के अंदर ही अगर फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर या हेल्प सेंटर डालेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, उसका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट आएगी, पर पर्सन सर्विस कॉस्ट जो सैलरी देना पड़ेगा वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा। वो बहुत सस्ता इंडिया में मिल जाता है। जैसे आपने जेनपैक्ट का भी नाम सुना होगा, जो कि सर्विसेज आउटसोर्सिंग करता है। तो यहाँ पर ये, अब उनकी सैलरी देखो कि वो ठीक है यूएस के अंदर अच्छी इंग्लिश बोलकर जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट सैलरी की अगर बात की जा रही थी तो लगभग 25,000 के आसपास ही थी। और आपने देखा डोमेस्टिक कॉल सेंटर में तो 8,000, 10,000 या 15,000 की करीबी सैलरी होती है। इट मीन्स कॉल सेंटर बहुत सस्ते हैं इंडिया में, सर्विसेज सस्ती है, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज इंडिया से सर्विसेज, ध्यान रखना, वो एक्सपोर्ट करवाती है। तो ये रीजन है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट हम, नो डाउट सर्विस में हम सरप्लस ही चलते हैं। और $1 ट्रिलियन जो है डॉलर इन्होंने सर्विसेज के एक्सपोर्ट का भी टारगेट रखा है। और 2030 की अगर हम बात करते हैं, देखो, तो फ्रॉम एन एस्टिमेटेड, जो अभी 2020 टू 2023 में जो अभी 760 जो बिलियन डॉलर चल रहा है, उसको ये 2030 तक $2 ट्रिलियन तक देखो ले जाने का जो है वो टारगेट रखा है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अबाउट ओल्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अगर 15 से 20 की जो पॉलिसी थी उस पर हम बात करें, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे 15 और 20 का ठीक ऑब्जेक्टिव था, आपको पता होगा, उसमें MEIS स्कीम चलता था, SEIS स्कीम चलता था, जहां पर आपका जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम था या फिर सर्विस इंडिया एक्सपोर्ट स्कीम था। तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई गुड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, सर्विसेज के एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को दिया जाए, एंड इंक्रीजिंग वैल्यू एडिशन इन द कंट्री इन कीपिंग विद द मेक इन इंडिया। और मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वैल्यू एडिशन जो इंडिया में, मतलब आप इंडिया में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको उसके ड्यूटी या टैक्सेस में आपको छूट दे देंगे, पर आप वैल्यू एडिशन यहीं पे करें, उस प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करें, ताकि फॉरेन करेंसी इंडिया में आए। ऑब्जेक्टिव एक ही है, ध्यान रखना, कि फॉरेन करेंसी सरप्लस हमें बनना है, जितना हो सके वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो आरबीआई के पास रहता है भाई वो भरना चाहिए। और अभी शायद इंडिया हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व वाली कंट्री में से एक है, इतने रिजर्व हमारे पास हैं अभी। It merged various scheme, a single merchandise from India scheme and simplified the nomenclature export house। तो खैर उस समय अगर बात की जाए तो MIS जो है, ध्यान रखना, उसके अंदर बहुत सारी जो स्कीम ऑलरेडी चल रही थी, उस समय उसको मर्ज कर दिया गया था, और एक्सपोर्ट हाउस का भी जो नॉमेनक्लेचर था, डेफिनेशंस वगैरह थी, क्राइटेरिया था, उनको सिंप्लीफाई किया गया था। The policy also introduced incentive for special economic zone and recognize successful business leader as status holder। अब देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंसेंटिव की जो बात आ रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, क्या रखना, वो जोन होते हैं जहां पर अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है तो फिर उसको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, टैक्स में बेनिफिट दिए जाते हैं, लैंड सब्सिडी पे दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई उनको सब्सिडी पे दी जाती है। तो सेज का ऑब्जेक्टिव ये है कि उस जोन का एक तो डेवलपमेंट हो और एक्सपोर्ट के बेनिफिट जो है वहां पर उन कंपनीज को दिए जाएंगे। जैसे अगर हम जयपुर की भी बात करें अगर, तो जब हम लोग जयपुर से मान लो अजमेर ट्रैवल करते हैं तो उसके अंदर एक बीच में एक जोन आता है जिसको हम बोलते हैं महिंद्रा सेज करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? महिंद्रा सेज। अब महिंद्रा सेज में क्या कर रखा है कि कोई भी कंपनी अगर इस सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करती है
तो उसको एक्सपोर्ट ध्यान रखना, जो कंपनी करती है उसको जो बेनिफिट दिए जाते हैं, टैक्स में बेनिफिट जो दिया जाता है या रिसोर्सेज जो सब्सिडाइज रेट पे दिए जाते हैं, वो बेनिफिट इनको दिए जाते हैं। तो सेज के डेवलपमेंट पर भी फोकस था। और स्टेटस होल्डर की भी हम लोग बात करेंगे। देखो कि एक्सपोर्ट आप कितना करते हैं, ध्यान रखना उसके बेसिस पर आपको स्टेटस मिलता है। स्टेटस के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो भी लेटेस्ट 2023 की पॉलिसी में ध्यान रखना चेंज कर दिए गए हैं, अच्छी बात है। जैसे मान लो पहले 1 स्टार जो आपको करना था, 1 स्टार के लिए तो लगभग दोनों में कॉमन ही चलता है कि $3 मिलियन जो है उतना आपका एक्सपोर्ट जो है वो होना चाहिए। और उसके अंदर भी ये लोग जो है ध्यान रखना, जो आपका करंट ईयर है एक तो, और प्रीसीडिंग जो 3 ईयर है उनका कुछ एवरेज जो है वो निकालते हैं। अगर वो एवरेज जो है आपका वो अगर $3 मिलियन है, अगर ध्यान रखना, तो वो आपको यहाँ पर 1 स्टार कैटेगरी में डाल देंगे। और फिर वहां पर अगर वो रेशियो अगर आपका बढ़ता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि फिर आप 5 पर आते हैं यहाँ पर, या फिर न्यू स्टेटस के हिसाब से 100 पर आते हैं अगर आप, या फिर 500 पर आते हैं, या 2000 पर आते हैं, ये पुराना है ध्यान रखना, उस लेवल के हिसाब से आपको स्टेटस मिलता है। और जो अभी लेटेस्ट है वहां पर थोड़ा कम कर दिया गया है, ध्यान रखना, वहां पर अभी जो इसका 3 है, 15 है या 50 है फॉर एग्जांपल, उसके बाद में 200 और 800 है। तो जहां पर पहले 5 स्टेटस के लिए 2000 जो है आपको $1 मिलियन के बराबर एक्सपोर्ट करना पड़ता था, वो अब $800 मिलियन के बराबर ही करना पड़ता है। इससे क्या होता है, जब आपको स्टेटस फटाफट मिल जाता है, अच्छा स्टेटस पर आप मिलते हो, तो आपको बहुत सारे मेरिट मिलते हैं। जैसे आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो, उसको सेल्फ ऑथराइज कर सकते हो, आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। आप लोन लेते हो तो आपको गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट, टैक्स में भी आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिल जाता है, आपकी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम आती है वहाँ पर, वो आगे अपन देखेंगे। खैर, A new chapter on quality complaint and trade dispute was incorporated to resolve trade dispute between exporter and importer। और इसके साथ इन्होंने क्या किया है, क्वालिटी कंप्लेन जो आती है, देखो यूजुअली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के में बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम आगे बात करेंगे, अभी आएगा कि उसके लिए भी इन्होंने कमेटी बनाई है जहां पर वो कंप्लेन की जा सकती है। क्योंकि कई बार होता है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को वो प्रोडक्ट भेजता है जिसकी क्वालिटी या क्वांटिटी सही नहीं है, तो दोनों में जो विवाद या जो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड भी बात की गई है। The midterm review of the policy increased the scope of MEIS and SEIS and extended the validity of duty credit script। और लिखा है मिड टर्म रिव्यू की अगर बात की जाए, इस पॉलिसी ने MEIS और SEIS के स्कोप को बढ़ाया भी है। और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप जैसे एक्सपोर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट करोगे अगर आप लोग, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ों का इंपोर्ट कराते हैं, ध्यान रखना, जो यूजुअली एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होती है, तो फिर वहाँ पर अगर अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि ऑथराइजेशन स्कीम्स होती है या DFI स्कीम्स होती है, जिसके तहत आपको ड्यूटी स्क्रिप्ट्स मिलती है, यानी आपको टैक्स जो आपने पढ़ा इनपुट के अंदर वो आगे आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से आपको वो वापस से रिम्बर्स हो जाता है। तो वो सारे बेनिफिट जो हैं वो इस पॉलिसी के अंदर मिलते हैं। लीगल फ्रेमवर्क की देखो अगर बात की जाए, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ध्यान रखना, एक्साइज ऑफ पावर जो सेक्शन 3 और सेक्शन 5 है आपका, फॉरेन ट्रेड जो मैंने बताया था, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। रिजर्व जो है, राइट्स जो है वो गवर्नमेंट के पास है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से जो अपन कह सकते हैं कंट्री की जो इंटरेस्ट के हिसाब से जो है उसमें बदलाव या चेंजेस हैं वो लेकर आते रहते हैं। ड्यूरेशन की अगर बात की जाए, देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 में आई है, प्रोविजन रिलेटिंग जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड प्रोविजन दिए गए हैं, ये इंप्लीमेंट हो गया था 1 अप्रैल 2023 एंड शैल कंटिन्यू टू बी इन ऑपरेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड और अमेंडेड। ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक इसका स्पेसिफाइड डेट नहीं दिया जाए, इसमें कोई अमेंडमेंट या बदलाव नहीं किया जाए। मैंने बोला ना, इसका कोई अभी तक एंड डेट दिया नहीं है। जैसे ठीक है 2015 से 2020 का पॉलिसी आया, लेकिन 2023 का पॉलिसी आया वो 28 तक चलेगा, उससे ज़्यादा कम। अभी तक ये डिसीजन नहीं है, जब तक उसकी स्पेसिफाइड डेट या अमेंडमेंट नहीं आ जाते हैं तब तक वो चलती रहेगी। लीगल बेसिक्स के बारे में ठीक हमने पढ़ ही लिया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेक्शन जो पावर है उसके अंदर सेक्शन 5 के अंदर इस एक्ट के तहत जो है उसमें पावर दे रखा है, जो अमेंडमेंट चेंजेस है वो गवर्नमेंट कर सकती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की अगर अपन हाईलाइट करें, थोड़ा देखें कि भाई उसमें क्या बेनिफिट्स हैं या क्या उसके इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, तो ट्रेड फैसिलिटेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम था गवर्नमेंट का। कैसी पॉलिसी दी जाए जिससे ट्रेड करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है वो आसान हो जाए, बिजनेस करना इजी होना चाहिए,
तभी हम एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ा सकते हैं। सो नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन यानी NCTF जो है उन्होंने कमेटी बनाई। इंडिया ने रेटिफाइड किया द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इन 2016, क्योंकि देखो इंडिया भी अगर बात की जाए तो देखो WTO का मेंबर है, और WTO हमेशा क्या चाहता है कि फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार होना चाहिए, कोई भी बैरियर रुकावट यूज नहीं करना चाहिए। इंडिया ने भी ऐसी तरीके के एग्रीमेंट्स जो हैं वो कर रखे हैं, तो ऑफ कोर्स इंडिया उसी चीज़ों को फॉलो करते हुए WTO के मेंबर होने के नाते कि हम किस तरीके से ऐसी चीज़ें या पॉलिसीज़ लेकर आए जिससे हमारा जो ट्रेड है डिफरेंट कंट्रीज के साथ वो उतना ही फैसिलिटेट, सुविधाजनक तौर पर उतना ईजी हो। तो इसलिए नेशनल कमेटी ट्रेड फैसिलिटेशन जो इन्होंने कंस्टिट्यूट किया ताकि अकॉर्डिंग टू द WTO हम काम कर सकें। देखो DGFT के बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जो मेन फैसिलिटेटर है, ध्यान रखना एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, कैसे बेहतर करना है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल यही है। एंड हैज द कमिटमेंट टू फंक्शन एज ए फैसिलिटेटर का काम करता है। मतलब अगर हम बात करें कि ठीक है, आज कोई बोले कि क्या इसका रोल रेगुलेटर का है, नहीं, अब रेगुलेटर नहीं है, इसका मेन काम है क्या, फैसिलिटेटर का है। मतलब हमें चीज़ों को रेगुलेट नहीं करना है, हमें चीज़ों को फैसिलिटेटर यानी सुविधाजनक बनाना है, ध्यान रखना। तो इसका जो अप्रोच है वो अलग है। एंड फोकस इज गुड गवर्नेंस के, अच्छा गवर्नेंस होना चाहिए, एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, अकाउंटेबल डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। एक्सपोर्टर पे भी रिस्क होता है भैया, जब प्रोडक्ट पहुंचता है उसका पेमेंट नहीं आता है या उसको कस्टम पर किसी रीजन से उसको अटका दिया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंट फंक्शनिंग होना चाहिए, तभी ग्लोबल लेवल पर हम अच्छे पार्टनर के तौर पर उभर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ पेरिसेबल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की देखो अगर बात की जाए, अब देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और वो पेरिसेबल जो जल्दी ही सोचो आप अगर खराब हो जाते हैं तो उनका तो प्रोसेस और फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर कस्टम और रूल्स रेगुलेशन में अगर वो फंस गया तो उसकी लाइफ तो वहीं खत्म हो जाएगी। तो रिड्यूस देखो ट्रांजैक्शन एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ए सिंगल विंडो सिस्टम टू फैसिलिटेट, एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया इन्होंने कि भैया इसकी हैंडलिंग कॉस्ट कम हो, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम हो, और पेरिसेबल है तो इनका फटाफट फैसिलिटेटेड सिस्टम होना चाहिए जिससे फास्ट इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। इसके लिए एपेडा को इन्होंने एस्टैब्लिश किया, जो मुझे लगता है एक 7 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेडा जो है, ध्यान रखना, उनको एस्टैब्लिश किया कि भाई तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे तुम जो है पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कैसे मैनेज करते हो, कितना फास्ट करते हो, उनकी हैजल कॉस्ट है, उनकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम से कम आनी चाहिए। निर्यात बंधु की देखो अगर हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूट्यूब पे आपने देखा होगा, मैंने 2 पेपर डिस्कशन कर रखे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस के, वहाँ निर्यात बिंदु का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। निर्यात बंधु एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि हैंड होल्डिंग स्कीम है न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर के लिए। DGFT निर्यात बंधु स्कीम में क्या करता है, देखो मेंटरिंग करता है न्यू और पोटेंशियल एक्सपोर्टर को केसेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। मतलब देखो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी ऐसे छोटे मोटे एक्सपोर्टर होंगे जिनको एक्सपोर्ट करना है, लेकिन उनको मेंटरिंग की रिक्वायरमेंट है, उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, उनको गाइडलाइन समझाने वाला हो या कोई सपोर्टिव हैंड हो, ध्यान रखना। तो वहां पर जो DGFT है वो निर्यात बंधु का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम एक्सपोर्टर हो तो तुम हमारे बंधु यानी भाई हो। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर की अगर काउंसलिंग, मेंटरिंग या कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, कोई नया या कोई पोटेंशियल एक्सपोर्टर बन सकता है, तो वहां पर DGFT उसकी पूरी हेल्प करता है उसको एक्सपोर्टर बनाने में। तो निर्यात बंधु स्कीम भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो ऑनलाइन फैसिलिटी कर दिया इन्होंने ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की अगर बात की जाए, क्योंकि देखो कोई भी प्रोडक्ट अगर फॉरेन जाता है तो WTO का भी रूल है कि रूल ऑफ ओरिजिन आपको बताना पड़ता है। अब देखो जो रूल ऑफ ओरिजिन है, रूल ऑफ ओरिजिन में आपको ये बताना पड़ता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो आखिर बना कहाँ पर है, उसका ओरिजिन क्या है। जैसे अपन प्रोडक्ट पे लिखा हुआ देखते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना या मेड इन USA, मेड इन जर्मनी या मेड इन जापान, जैसे बोर्ड है तो इस पर लिखा हुआ है कि भैया मेड इन जर्मनी है, तो बताना पड़ता है प्रोडक्ट बना कहाँ से है। लेकिन पहले इसका प्रोसेस क्या था भैया, क्या फिजिकल फॉर्म में अप्लाई करेंगे, और प्रोसेस बहुत हैक्टिक और लंबा था उसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो DGFT ने क्या किया, कॉमन डिजिटल देखो प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पर आप प्रेफरेंशियल या नॉन प्रेफरेंशियल जो भी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिन के चाहिए वो आप ई सर्टिफिकेट जो है ले सकते हैं। डेजिग्नेटेड एजेंसी इन्होंने एक तरीके से क्रिएट कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको जो है वो ऑनलाइन फैसिलिटी दे दिया है कि वहीं से आपको मिल जाएगा, आपको फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन करने का जरूरत नहीं है, और सारे सिस्टम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि चीजें जो है फास्ट प्रोसेस हो सके। जनरल प्रोविजन अगर अपन देखें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड,
तो देखो अथॉरिटी जो है स्पेसिफाइड DGFT है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ही है। और ये मुझको लगता है क्वेश्चन आपको दे सकता है, ये जो पैराग्राफ है कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को ध्यान रखना। आप IEC की अगर हम बात करते हैं, जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है IEC, वो 10 करेक्टर का एक कोड होता है, ध्यान रखना, जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स में होता है, जो इनको अलॉट किया जाता है। जैसे आज कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कोर्ट्स में हूँ, सेल कर रहा हूँ या बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा मुझको भी GST नंबर जो अलॉट किया जाएगा, जिससे मैं आइडेंटिफाई किया जाऊंगा। अब ये अल्फा न्यूमेरिकल है आज, अब इन्होंने एक ये चेंज इन्होंने कर दिया है कि जो अपने आज आप अप्लाई करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो आपको पता है कि आपको अपने पैन नंबर देने पड़ेंगे। तो जो पैन नंबर होते हैं, ध्यान रखना, वही अब डिफॉल्ट पॉइंट ऑफ इनके इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है उसका जैसे काम करते हैं। और आपको पता ही है कि जो पैन नंबर होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। जैसे मेरे भी पैन नंबर और 10 डिजिट के ही हैं, अल्फा न्यूमेरिक हैं, तो वही 10 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक, ध्यान रखना, जो कोड होता है पैन, वो IEC का ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट तौर पर काम करते हैं। जैसे मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं अपना पैन कार्ड दूंगा, तो जो पैन नंबर है मेरे 10 डिजिट के, वो मेरे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड हो जाएंगे। और वो होने भी चाहिए जिससे आइडेंटिफाई तो किया जाएगा ना एक्सपोर्टर या इंपोर्टर कौन है। जैसे आजकल हम कोई भी आज टैक्स के लिए भी अप्लाई करते हैं तो पैन नंबर देना पड़ता है, उसी तरीके से सिस्टम रखा गया। डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, देखो ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है वो अब ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। गवर्नमेंट जो है वो पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है स्टेट के साथ, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी पोटेंशियल एक्सपोर्टर फाइंड आउट किए जा सकें। तो देखो FTP एम एट बिल्डिंग पार्टनरशिप, देखो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। फॉरवर्ड द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाने की भी देखो कोशिश कर रहे हैं। इनिशिएट टू प्रमोट एक्सपोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, एक्सीलरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अब ग्रास रूट ट्रेड इकोसिस्टम जो डेवलप किया जा रहा है कि भैया अब बड़े बड़े स्टेट है, डेवलप्ड स्टेट या डेवलप्ड सिटी में तो एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन क्या हम अब छोटे छोटे गाँव में या जिलों में भी जाके एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं क्या? उसके लिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाया है। और इसी के बेसिस पर ही ध्यान रखना, हमारा जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है इन्होंने $2 ट्रिलियन, उसको अचीव किया जा सकता है। ड्यूटी एग्जेम्पशन रेमिशन स्कीम की हम बात करेंगे। फर्क क्या है, देखो एग्जेम्पशन का तो मतलब हो गया कि आपको ड्यूटी पे ही नहीं करनी है, ध्यान रखना। और रेमिशन का मतलब टेक्निकली हो जाता है कि आप ड्यूटी पे करेंगे, लेकिन वो वापस आपको एक तरीके से रिटर्न हो जाएगी, किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिल जाएगी, जो आप आगे फर्दर यूज कर सकते हो। जैसे GST हम पे करते हैं किसी चीज पर, और अगर हमें उस पर रेमिशन मिल रहा है तो वो GST हम क्लेम कर सकते हैं वापस। तो ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम की अगर हम बात करें, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें देखो सबसे पहले एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है। अब एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में एग्जैक्टली होता क्या है कि जो भी देखो एक्सपोर्टर है फॉर एग्जांपल, तो वो DGFT को भी अप्लाई करेगा कि मैंने जो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करवाए हैं उस वो मैं एक्सपोर्ट के लिए यूज कर रहा हूँ। ये एक पहली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि आप देखो ड्यूटी पे किस पर करते हैं। हम ड्यूटी पे करते हैं जब हम इंपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट पे तो गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती नहीं, एक्सपोर्ट को तो प्रमोट करना है मेनली। अब इंपोर्ट है, ध्यान रखना, इंपोर्ट पर आपने ड्यूटी पे की है, ठीक है ना, किसको पे की है, गवर्नमेंट को पे की है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि यार इस ड्यूटी में आपको जो है वो सब्सिडी मिलनी चाहिए या आपको रेमिशन एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। तो आप गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे कि भाई ये जो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं ना प्रोडक्ट, ये एक्सपोर्ट को करवाने के लिए कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को करवाने के लिए कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, आप इंपोर्ट पर अगर हमसे टैक्स ले लोगे तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं होगा, तो एक्सपोर्ट प्रमोट कैसे होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज करने का टारगेट अचीव कैसे होगा। तो गवर्नमेंट वहां पर इनको जो है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में कहती है, ठीक है अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट अगर करवा रहे हैं प्रोडक्ट, तो हम आपको जो है ध्यान रखना वो टैक्स के अंदर छूट दे देंगे, या जो है एग्जेम्पशन या रेमिशन हम आपको दे देंगे। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है वैसे, कि लगभग जो है वो 15% तक आप वैल्यू एडिशन जरूर करें। मतलब ये भी है कि 15% तक जो है ध्यान रखना वो आप वैल्यू एडिशन जरूर करके दें जो इंपोर्ट करवा रहे हैं प्रोडक्ट एटलीस्ट, ताकि ऐसा नहीं है कि आपने मंगवाया री एक्सपोर्ट कर दिया, आप वैल्यू एडिशन करके उसको भेजेंगे ताकि फॉरेन करेंसी आए। एटलीस्ट हम आपको जो टैक्स के बेनिफिट दे रहे हैं तो हमें कम से कम वहाँ पर रिवेन्यू के अंदर भी तो बेनिफिट होना चाहिए। और ये जो बेनिफिट जैसे इंपोर्ट पर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में मिल गया है, तो सामने वाला जो यूजुअली
जो भी एक्सपोर्टर है ध्यान रखना, फिर उसके लिए वैलिडिटी होती है कि लगभग वो 12 महीने यूजुअली, या फिर एडवांस ऑथराइजेशन में आई थिंक 18 मंथ्स होगा, जहां पर उसको वो एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, और एक्सपोर्ट करके वो रिवेन्यू जनरेट करके ये जो बेनिफिट है उसको क्लेम करना होगा। अगर आप इंपोर्ट है, फॉर एन एग्जांपल सोचो, आपने इंपोर्ट करवा के छूट ले ली, ठीक है, टैक्सेस के ऊपर, इंपोर्ट ड्यूटी पर, फिर आपने एक्सपोर्ट ही नहीं किया, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया आपको तो 1 साल या 1.5 साल हो चुका है और अभी तक आपने जो इंपोर्ट पे बेनिफिट लिए हैं उसको एक्सपोर्ट तो आपने किया ही नहीं है, हमें कोई जनरेट करके नहीं दिया फॉरेन करेंसी, तो विद पेनल्टी भैया, विद इंटरेस्ट आप हमारा जो टैक्सेस है वो भरो। तो ये ध्यान रखना, इनकी वैलिडिटी भी होती है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम वगैरह में। तो लिखा है विच विल इंक्लूड एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। तो देखो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, हालांकि देखो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन एक अलग स्कीम है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम से अगर हम बात करें तो दोनों में थोड़ा फर्क है, ध्यान रखना। जैसे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, उस पर मैंने बोला वैल्यू एडिशन कम से कम 15% होता है। ड्यूटी फ्री जो इंपोर्ट ऑथराइजेशन है, इसमें जो आपका वैल्यू एडिशन है ध्यान रखना वो 20% रहता है, कि एटलीस्ट आप 20% जो है वो एडवांस ऑथराइजेशन जो है वो, मतलब वैल्यू एडिशन जो है 20% जो है वो ड्यूटी फ्री में आपको इतना वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अगर आप इंपोर्ट करवाते हैं ऐसे प्रोडक्ट का, जो कि 15% है किसमें, एडवांस ऑथराइजेशन में, 20% है किसमें, डीएफआई के अंदर। तो ये दोनों चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। और फिर इसमें भी ये रहेगा कि डीएफआई के तहत अगर आप वो बेनिफिट ले रहे हैं तो 12 महीने का टाइम होगा कि भाई आप उसका एक्सपोर्ट कर दें, और एक्सपोर्ट करने के बाद वो आप फॉरेन एक्सचेंज कमा के दें एक तरीके से, इंडियन गवर्नमेंट को तो बेनिफिट देगी। और एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई में थोड़ा ये भी फर्क है कि डीएफआई जो है वो ध्यान रखना एक नई कंपनी भी अप्लाई कर सकती है, बिल्कुल जो नया एक्सपोर्टर अप्लाई कर सकता है। एडवांस ऑथराइजेशन में यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आपका एक्सपोर्ट में टर्नओवर कम है तो वो मांगते हैं कि कम से कम आपको 2 साल का तो भैया एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सपोर्ट करने का, देन वो आपको एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट देंगे। और या फिर आप ऑलरेडी एक अच्छा टर्नओवर एक्सपोर्ट जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर आप एडवांस ऑथराइजेशन के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन में डीएफआई में ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। कोई नई कंपनी भी अगर अपने इंपोर्ट ड्यूटी के टैक्सेस जो है, ड्यूटीज को बचाना अगर चाहती हैं, तो वो वहां पर ऑथराइजेशन के लिए जो अप्लाई कर सकती है। और भी फिर इसमें देखो कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एडवांस ऑथराइजेशन है तो उसके बेनिफिट केवल आपको मिलते हैं, आप दूसरों को ट्रांसफर नहीं कर सकते बेनिफिट। और डीएफआई में ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप जो है ये बेनिफिट जो है किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कि आप नहीं कर रहे हैं, अगर कोई और आप कर रहा है अगर, तो आप वहां पर कर सकते हैं। डीम टू बी एक्सपोर्ट में भी जैसे यूज कर सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ड्यूटी रेमिशन स्कीम, तो जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के थ्रू ध्यान रखना एडमिनिस्टर की जाती है। ड्यूटी रेमिशन का मतलब ये है कि जो टैक्सेस आपसे एक बार लिए गए हैं, ध्यान रखना, अगर वो आप एक्सपोर्ट अच्छा खासा करके देंगे गवर्नमेंट को, तो वो आपको जो ड्यूटी दी है वो स्क्रिप्ट के तौर पे वापस दे देगी, जिसको आप फर्दर जो है आगे यूज कर सकते हैं। सो स्कीम फॉर देखो रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, ROSCTL की अगर बात की जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे टेक्सटाइल है, जैसे ये रिबेट इन्होंने दिया है वहाँ पर, अगर आप फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करवाते हैं कोई टेक्सटाइल, लेकिन आप फर्दर वही बात है वैल्यू एडिशन करके अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको बेनिफिट दिए जाते हैं। अब अगर रोड टेप की देखो अगर बात की जाए, देखो रोड टेप एक्चुअली है किस चीज़ के लिए, बहुत बेसिक से अगर मैं बात बताऊं, जैसे मान लो आज कोई इंडिया की कंपनी है, ठीक है, अब क्या इंडिया की अगर कोई कंपनी है, मान लो वो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, तो आपने उसको बोल दिया कि हम तुम्हें, ठीक है, एक्सपोर्ट करो, तो आपने उसके लिए जो भी इनपुट्स इंपोर्ट करवाए हैं हमने, ठीक है, उसके लिए आपको ड्यूटी फ्री कर दिया, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन अब इंडिया जो है, मान लो वहाँ पर भी अगर वो किसी एक स्टेट से या दूसरी जगह पर जाएगा, तो हो सकता है वो CGST कहीं पे कर रहा हो, या हो सकता है कहीं SGST वो कहीं पर पे कर रहा हो, या फिर कहीं IGST पे कर रहा हो, यानी छोटे मोटे टैक्सेस या चार्जेस तो उस पर लग ही जाते हैं, मान लो 2% 5% उस पर लग ही जाते हैं। तो रोड टेप वो स्कीम है जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है कि उस गवर्नमेंट को पता है कि यार छोटे मोटे टैक्सेस तो इसने पे किए हैं, तो क्यों ना इसको हम एक यूनिफॉर्म मतलब बेनिफिट दे दें, एक राउंड फिगर का बेनिफिट दे दें। तो हो सकता है कि रोड टेप के तहत गवर्नमेंट 2% है या 3% है या मान लो 5% है, कोई वहां पर उसको जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर दे ड्यूटी के अंदर, क्योंकि उसको पता है एक्चुअली गवर्नमेंट को भी कि जो इंडिया की कंपनी अगर एक्सपोर्ट के लिए जा रही है तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक भी तो उसने टैक्सेस पे किए होंगे, तो हमने तो केवल उसका इंपोर्ट ड्यूटी जो है वहाँ बेनिफिट दिया था,
लेकिन अगर उसने यहाँ पर अगर कोई टैक्सेस ऑलरेडी पे किए हैं तो उसको भी तो हमें कंपनसेट करना होगा। तो रोड टैप वो स्कीम है जहाँ पर इसके अंदर 2-3% जो है वो एक और डिस्काउंट जो है इनको इनपुट टैक्सेस या पर दे दिया जाता है, ध्यान रखना, जिससे वो कंपनसेट हो जाए जो इंटर सिटी या इंटर स्टेट जो भी आप मान लीजिए कि वहाँ पर उसने टैक्सेस जो पे किए होंगे डोमेस्टिकली। तो नोटिफाइड बाय था, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन है, ध्यान रखना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, वो रेट टैप के तहत यहाँ पर जो लगने वाले जो टैक्सेस हैं वो भी थोड़ा कंपनसेट यहाँ पर कर दिया जाता है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम डीएफआई के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इंपोर्ट ऑथराइजेशन इशू 12 देखो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए होता है, पर उन इंपोर्ट्स के लिए होता है, ध्यान रखना, जो मैंने बोला है कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए यूज करेंगे। इन एडिशन द इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड कैटलिस्ट विच इज कंज्यूम यूटिलाइज इन द प्रोसेस, और ऑयल और कैटलिस्ट भी ध्यान रखना वो जो कि उसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज किया जाएगा जो प्रोडक्शन आप एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप नॉर्मल अगर देखो कोई भी ऑयल या कैटलिस्ट अगर मंगवाते हैं जो कि आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर नहीं है तो फिर वहां पर टैक्सेस लगते हैं। पर आप वो ऑयल मंगवा रहे हैं, कैटलिस्ट मंगवा रहे हैं, ध्यान रखना जो एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होंगे तो उनको भी ड्यूटी फ्री का जो बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। इंपोर्ट ऑफ टायर जो है ध्यान रखना वो अलाउड नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड ईपीसीजी के बारे में हम बात करेंगे, अभी थोड़ा आगे आएगा तो उस पर हम ईपीसीजी पर थोड़ा और बात करेंगे, आगे इसमें डिटेल आएगा आगे की स्लाइड के अंदर। देखो एमनेसी स्कीम की अगर हम बात करें, ये बहुत बढ़िया स्कीम है, माफी योजना। एमनेसी स्कीम का मतलब क्या है, देखो कि एक्सपोर्टर को अपने कई सारे देखो ऑब्लिगेशन जो हैं वो फुलफिल करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बोला अगर आप 1 स्टार अगर स्टेटस होल्डर के भी एक्सपोर्टर हैं तो जैसे आपको $3 मिलियन के बराबर जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि वो एप्लीकेशन आप पूरा नहीं कर पाए, या हो सकता है कि कोई टारगेट जो आपको दिए हैं या एलिजिबिलिटी आप पूरा नहीं कर पाए, तो वहां पर एमनेसी स्कीम में गवर्नमेंट आपको माफी दे देती है, ध्यान रखना है। एक फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि चलो कुछ चीजें अगर आप पूरी नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ध्यान रखना। आप थोड़ा अगर पार्शियल अगर सिचुएशंस आपने पूरी कर दी हैं तो भी वो आपको एलिजिबल मान लेंगे या आपको एक्सपोर्ट करने के जो है या बेनिफिट जो भी हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे। सो एमनेसी स्कीम अंडर 2022 टू एड्रेस देखो डिफॉल्ट हो जाते हैं अगर आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में, तो कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट वहां पर आपको माफी दे देती है। दिस विल प्रोवाइड रिलीफ, इसके लिए एक्सपोर्टर को देखो रिलीफ मिल गया, क्योंकि कई बार कुछ ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाते हैं, who have been unable to meet their जैसे ऑब्लिगेशन, ईपीसीजी की ऑब्लिगेशन है, एडवांस ऑथराइजेशन की ऑब्लिगेशन है। आपको पता होगा एडवांस ऑथराइजेशन में मैंने बोला था कि भाई 15% जैसे है, मान लो आपको वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करना होगा, और विद इन जो मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, जैसे मान लो 1.5 साल, उसके अंदर अंदर एक्सपोर्ट करके आपको भैया अर्न करना होगा। या फिर ईपीसीजी का भी होता है, देखो जो बेनिफिट आप इंपोर्ट करवाते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे, इंपोर्ट करवा के जो टैक्स में बेनिफिट आपको मिला है ना, उसका 6 गुना विद इन 6 ईयर आपको एक्सपोर्ट करके अर्न करना होता है। पर आप मान लो 6 गुना अर्न नहीं कर पाए, तो फिर वो वहां पर जो हाई ड्यूटी और के बर्डन है तो वो उसको बेनिफिट वहां पर दिया जाता है कि चलो कोई नहीं, तो ईपीसीजी के ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाए या एडवांस ऑथराइजेशन के डीएफआई के ऑब्लिगेशन पूरे नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पर माफी जो है इस चीज के लिए दे देते हैं। फैसिलिटेशन अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड ईपीसीजी स्कीम की देखो क्या है बेनिफिट, देखो नाम तो इसका क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड है, तो आपको लगेगा कैपिटल गुड के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का है, लेकिन टेक्निकली ये है नहीं। टेक्निकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना, वो है कैपिटल गुड के इंपोर्ट को प्रमोट करना, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। लेकिन वो कैपिटल गुड्स ध्यान रखना जो यूज किसके लिए किए जाएंगे, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाएंगे, ध्यान रखना, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए किए जाएंगे, तो ईपीसीजी स्कीम वहां पर यूज की जाती है। विच ऑल्सो द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड एट जीरो कस्टम ड्यूटी, देखो जीरो कस्टम ड्यूटी पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए यूज करना है, लेकिन इज बीइंग फर्दर रैशनलाइज, सम की चेंजेस जो है वो भी इन्होंने ऐड किए हैं यहाँ पर। जैसे खैर अभी पीएम मित्र स्कीम के बारे में तो खैर हम लोग बात करेंगे, लेकिन ईपीसीजी स्कीम है क्या, देखो ईपीसीजी में हमें मान लो कोई मशीन चाहिए, ठीक है, हमें कोई मशीन चाहिए, किस लिए चाहिए, ताकि हम प्रोडक्शन करेंगे, ऑफ कोर्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए हमें एक मशीन चाहिए, ये मशीन हो गई, ठीक है, या प्लांट मशीनरी कुछ भी मान लीजिए आप। अब दो तरीके हैं, देखो या तो मैं इसको इंडिया से ही खरीद लूं,
और या फिर है कि मैं इसको इंपोर्ट कराऊं क्योंकि इंडिया में उस क्वालिटी की मशीन नहीं है, तो मैंने इंपोर्ट करवा ली उसको, ठीक है, फॉरेन से इंपोर्ट करवा लिया। अब क्या होता है कि चलो अगर मैं इंडिया से भी खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं मशीन जो खरीदूंगा उसका काम होगा प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करने में, अगर तो मुझको ठीक है जीरो टैक्सेस दे दिया गवर्नमेंट ने, कोई टैक्स नहीं लिया, यानी मान लो कि मेरा टैक्स बन रहा था फॉर एन एग्जाम्पल 50,000 रुपए, ठीक है, टैक्स बन रहा था, पर गवर्नमेंट ने इसको ड्यूटी फ्री कर दिया कि लो तुम्हें 50,000 टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगा रखी है कि अब 50,000 का जो ध्यान रखना 6 गुना, अब 50,000 का 6 गुना फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीप्लाई बाय अगर 6 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आने वाले 6 ईयर में आपको 3 लाख रुपीज जो है वो एक्सपोर्ट के थ्रू अर्न करने जरूरी हो जाएंगे। तो वो अगर आप कर लेंगे तो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है इंपोर्ट ड्यूटी जीरो का, वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा, 50,000 के बेनिफिट आपके पास रहेंगे। और अगर मान लो ये ध्यान रखना, ये इंपोर्ट के लिए जो 50,000 वाली जो कंडीशन मैंने लिखी है ना, जिसका 6 गुना 6 साल में आपको करना है, वो किसके लिए, इंपोर्ट के लिए। अब मान लो अगर आपने कोई चीज इंडिया से परचेज की है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, इंपोर्ट। अगर मान लो आपने कोई चीज अब इंडिया से ही परचेज की है, इंडिया से ही परचेज किया अगर, तो वहां पर इंडिया से तो मशीन परचेज किया तो गवर्नमेंट ने मान लो जीएसटी में आपको छूट दे दिया, लोकल टैक्सेस में आपको छूट दे दिया, तो अब वो गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया जो भी टैक्सेस में आपको बेनिफिट मिला, क्या कि जैसे मान लो इंडिया में आपका जीएसटी बन रहा था भैया 30,000 रुपए, लेकिन हमने आपसे वो 30,000 रुपए चार्ज नहीं किए क्योंकि आप तो मशीन परचेज करो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इस 30,000 का फिर 6 गुना ध्यान रखना, सॉरी इस 30,000 का फिर 4.5 टाइम, 4.5 गुना ध्यान रखना, 4.5 टाइम। तो 30,000 को अगर अपन 4.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 1,30,000 के करीब समवॉट होना चाहिए, क्योंकि 1,20,000 तो ये हो जाएगा और 15 हो जाएगा, 1,35,000 लगभग। तो 1,35,000 रुपीज का, यानी उसका 4.5 टाइम्स जो है ध्यान रखना, वो 6 साल के अंदर एक्सपोर्ट करके अर्न करना होगा। तो जहां पर अगर आपने फॉरेन से मशीन इंपोर्ट कराई है तो 6 साल में जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने बचाई है उसका 6 गुना आपको अर्न करना पड़ेगा। और जो ध्यान रखना, अगर आपने मशीन इंडिया से परचेज की है तो उसका 4.5 गुना जितना आपने इंपोर्ट टैक्स, मतलब जो टैक्स आपने बचाया जीएसटी या जो भी डोमेस्टिक मशीन आपने परचेज की थी उस पर जो आपकी ड्यूटी सेव हुई उसका 4.5 गुना आपको अर्न करना होगा आने वाले 6 सालों में। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो 3 लाख रुपए आप 6 साल में जो इसका ड्यूटी का 6 टाइम जो आप क्रिएट कर रहे हो वो आपकी नॉर्मल जो एक्सपोर्ट अर्निंग है उसमें इंक्लूड है, नहीं, ध्यान रखना। जो आपका एवरेज अर्निंग जैसे आ रहा है, मान लो आपका 3 साल का जो भी एवरेज एक्सपोर्ट इनकम आ रहा है उसमें एडिशनल है, ध्यान रखना। ये हो सकता है आप 3 लाख तो आपका पहले से चल रहा हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई 3 लाख तो आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके अर्न कर ही रहे हो, ये एडिशनल 3 लाख आपको अर्न करना पड़ेगा, ध्यान रखना 6 साल में। ये जो डोमेस्टिक से अगर परचेज की है तो उसमें जो बेनिफिट मिला टैक्स का उसका 4.5 गुना अगर जो है जो आपको 6 साल में अर्न करना है, ध्यान रखना वो एडिशनल आपका जो एक्सपोर्ट इनकम है उसके अलावा होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपका 3 ईयर का एवरेज इनकम देख लेती है, फिर ये एडिशनल ये चीज़ें डाली जाती हैं। अगर आप ये पूरा नहीं कर पाते हो तो फिर गवर्नमेंट हो सकता है आपको जो बेनिफिट दिए हैं वो बेनिफिट क्या कि आपको नहीं मिलेंगे, आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ा एमनेस्टी स्कीम, माफ़ी की योजना गवर्नमेंट ने निकाली, हो सकता है फिर 6 लाख की जगह 5 लाख ही कर पाए एडिशनल जो एक्सपोर्ट इनकम आपके एवरेज से, तो फिर गवर्नमेंट हो सकता है माफ़ कर दे कि ठीक है कोई बात नहीं आप ये बेनिफिट रख लो। इवनली गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी एक सुविधा दे रखी है क्या, कि अगर आप जो रिवेन्यू है, जैसे आपको यहाँ पर 3 लाख रुपए अर्न करना है, जैसे यहाँ 1,35,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा अर्न करना है, अगर ऐसा है कि इसका 75% अगर आप 3 सालों में ही कर लो, जैसे कि 3 लाख आपको करना था, अब 3 लाख का मान लो अपन ने 75% निकाल लिया, ठीक है, तो 3 लाख का 75% मान लो 1 लाख 75% हो जाएगा इसका 2,25,000, ठीक है। तो 2,25,000 रुपए की इनकम अगर आपने 3 सालों में ही कवर कर दी अगर एक्सपोर्ट के थ्रू, तो फिर आपको नेक्स्ट से वैसे ही माफ़ी मिल जाती है कि अब हमें बाकी 75,000 की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। वही बात यहाँ पर 1,35,000 का 75% अगर वो 3 साल के अंदर ही अगर वो एक्सपोर्ट के थ्रू एडिशनल इनकम जनरेट कर लेता है तो बाकी फिर उसको एडिशनल जो है 25% जो था वो कंडीशन खत्म हो जाती है। तो इस तरीके की स्कीम जो ईपीसीजी में दिया गया है, ध्यान रखना, ये जो एग्जांपल मैंने दिए हैं कंडीशन है, ध्यान रखना एग्जैक्टली ईपीसीजी के बेनिफिट को लेने के लिए।
अब देखो पीएम मित्र स्कीम हैज बीन एडेड एज एन एडिशन स्कीम एलिजिबल, जैसे यहाँ पर भी आप क्लेम ले सकते हैं। कॉमन सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? यूजुअली कॉमन सर्विस प्रोवाइडर होता है पब्लिक प्राइवेट पब्लिक जो पार्टनरशिप होता है, जो पीपीपी मोड पे चलता है। ध्यान रखना कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप यानी मिलकर ध्यान ध्यान रखना अगर काम कर रहे हो तो बोल सकता है हम कॉमन सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हमें कुछ एडिशनल एडवांटेज मिलना चाहिए भैया स्कीम के तहत। तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है या कहीं पर और एडिशनल बेनिफिट पीएम मित्र स्कीम, क्योंकि पीएम मित्र क्यों भी हम तो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो हम आपके क्या हुए? मित्र हुए, तो हमें एडिशनल बेनिफिट भी जो है वो कॉमन सर्विस प्रोवाइडर के तहत मिलना चाहिए। बाकी देखो जो भी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, देखो जैसे वर्टिकल फार्मिंग हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप देख रहे हैं सारे इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने वाले जो भी प्रोजेक्ट हैं या इक्विपमेंट्स है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन टेक्नोलॉजी विल नाउ बी एलिजिबल फॉर रिड्यूस। तो इन पर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट एपीसीजी स्कीम में कम कर दिया। जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि जो भी आपने ड्यूटी सेव की है, जो भी आपने टैक्सेस जो हैं सेव किए हैं, मान लो बचाए हैं, मैंने क्या बोला उसका 6 टाइम जो होता है वो आपको 6 ईयर में अर्न करना होता है। लेकिन इनमें इनको मान लो बेनिफिट दे दिया कि एक काम करो आप 6 साल में 6 गुना नहीं, मान लो 3 गुना या 4 गुना अर्न करके दे दो। तो इस तरीके से इनकी जो अपन कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स जो है, जो एलिजिबिलिटी है, ध्यान रखना वो कम कर दिया, बेनिफिट्स वगैरह एडिशनल बेनिफिट दे दिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए या इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, इकोलॉजी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी ज़रूरत है। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वहाँ पर इनको बेनिफिट दे दिया गया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है आपका ईओयूज या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ईएसटीपी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एसटीपीएस, या बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क बीटीपीएस की बात करती है। यूजुअली ये सारी किन चीज़ों के लिए हैं? देखो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। यूनिट अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट देयर एंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो ये क्या है? यूनिट्स हैं जिनको 100% अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करना पड़ता है। कभी कभी इनको ध्यान रखना कुछ परमिसेबल लिमिट जो है वो हमारे डोमेस्टिक में ध्यान रखना मिल जाती है। डोमेस्टिक जैसे टैरिफ एरिया हमारा, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या हुआ? जहां तक हमारी गवर्नमेंट की चलती है वो हमारा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया हो गया, डीटीए की अगर हम बात करें। पानी में भी जहां तक हमारे शिप जा सकते हैं शिपिंग या ऑयलिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो डीटी हो गया। तो कुछ तो इनको परसेंटेज मिल जाता है कि आप डोमेस्टिक में सेल कर सकते हो, अदरवाइज 100% आपको जो है वो, या 95% या 90% आपको एक्सपोर्ट करना है। मे बी सेटअप अंडर, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स स्कीम के तहत सेटअप किया जा सकता है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम के अगर बेनिफिट्स जो है फिर वो आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको टैक्स में बेनिफिट मिलने हैं, जो भी आपको लैंड मिलेगी, जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, वाटर सप्लाई मिलेगा, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, सॉफ्टवेयर, तो ये जो भी स्कीम्स है ध्यान रखना उनके बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा है, अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट को, ध्यान रखना क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अभी राइजिंग राजस्थान जैसे मान लो इवेंट हुआ तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि महिंद्रा जी का क्या स्टेटमेंट आया था कि हम फॉरेन से इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर ला रहे हैं। अदानी ने भी स्टेटमेंट दिया कि भी इतने लाख करोड़ जो है वो राजस्थान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। गवर्नमेंट ने सीतापुरा में भी अभी देखा होगा ड्रोन के ऊपर जो है वो स्टडी करने के लिए बहुत कुछ करोड़ इन्वेस्टमेंट किए हैं वहाँ पर। 500 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए खाना पीना हॉस्टल सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं, ताकि ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो हम ग्रोथ देख सकें, हम इन्वेस्टमेंट जो है वो देख सकें, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेशन कर सकें, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल सके ग्रोथ के लिए। फैसिलिटेशन अंडर एडवांस ऑथराइज स्कीम, मैं स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाई दिया है कि एडवांस ऑथराइज स्कीम एसेस बाय जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है उसके थ्रू एसेस किया जाता है। यूनिट प्रोवाइड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर मिलेगा, देखो आपको ड्यूटी फ्री, लेकिन वही आप उसका यूज किसके लिए करेंगे? एक्सपोर्ट आइटम को बनाने के लिए करेंगे। सिमिलर वैसे जैसे ईओयू और सेज स्कीम में बेनिफिट मिलता है उसी तरीके से है। क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में यूजुअली क्वालिटी डिस्प्यूट हो जाते हैं प्रोडक्ट को लेकर। तो इसमें ये ध्यान रखना, अगर 2 इंडियंस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या 2 फॉरेनर है, तो इनमें अगर कोई डिस्प्यूट हो गया इंडियंस में या फॉरेनर्स में, वो यहाँ पर कवर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर कवर होगा। तो भैया एक बंदा इंडिया का होना चाहिए, एक बंदा फॉरेन का होना चाहिए, उनमें अगर कोई डिस्प्यूट होगा
तो ही वो कवर किया जाएगा क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट के अंदर। तो कंप्लेंट डिस्प्यूट बिटवीन देखो 2 और मोर इंडियंस आर नॉट कवर अंडर दिस मैकेनिज्म। सिमिलरली कंप्लेंट डिस्प्यूट बिटवीन 2 फॉरेन एंटाइटीज है तो वो कवर नहीं होगा। डिस्प्यूट होना किसके अंदर चाहिए, एक इंडियन और एक फॉरेन एंटाइटी के बीच में होना चाहिए। मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट और डिस्प्यूट को देखो, मैकेनिज्म क्या रहता है हैंडल करने का, तो इसके लिए कमिटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट यानी CQCTD जो है इन्होंने वो कमिटी स्टैब्लिश की है। एंड इट विल बी कंस्टिट्यूटेड इन द, ये रीजनल जो अथॉरिटीज है ध्यान रखना DGFT के, जैसे मैंने बोला आपको 38 ऑफिसेज है इनके, तो जो रीजनल अथॉरिटीज है वो वहाँ की कमिटी जो है वो बनाती है ऑन क्वालिटी कंप्लेंट और ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड। वो वहाँ अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है अगर किसी इंडियन फॉरेनर के बीच में तो उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट करती है। कंपोजिशन की अगर बात की जाए CQCTD की तो वुड बी कंस्टिट्यूट अंडर द चेयरपर्सन ऑफ द हेड ऑफिस, जो इनका हेड ऑफिस है उसी चेयरपर्सन के अंडर में जो इस कमिटी का फॉर्मेशन होता है। फंक्शंस की अगर बात की जाए तो कमिटी विल रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्वायरिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑल क्वालिटी रिलेटेड जो कंप्लेन आती है उसकी इंक्वायरी करना। अदर ट्रेड रिलेटेड कोई भी कंप्लेन अगर आती है फॉलोइंग जो उनके जुरिस्डिक्शन एरिया में हो, रेस्पेक्टिव एरिया में हो, तो ऑफ कोर्स उसको देखेगी। क्योंकि देखो रीजनल ऑफिसेज हैं, रीजनल अथॉरिटीज हैं, तो इनके रीजन में अगर आएगा तो ये होगा। जैसे आपने पुलिस में कंप्लेन किया होगा तो क्या कहते हैं हमारे एरिया की कंप्लेन नहीं है भैया, तो दूसरे एरिया की आपको उस थाने जाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर रीजनल अथॉरिटीज हैं तो अपने रीजनल एरिया के अकॉर्डिंग ही कंप्लेन एक्सेप्ट करते हैं। प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, देखो तो वो तो है कि आप डिजिटल लेवल पर चीज़ें बहुत ग्रो कर चुकी हैं, तो ई-कॉमर्स है ध्यान रखना, उसको भी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने पर जो काम किया जा रहा है। FTP 2023 आउटलाइन द इंटेंट एंड रोड मैप जो है उन्होंने तैयार किया कि कैसे ई-कॉमर्स हब जो है वो क्रिएट किया जाए। पेमेंट है जैसे ऑनलाइन डिजिटल कैसे किया जा सकता है, उनका रिकॉन्सिलेशन करना, उनके बुक कीपिंग की रिटर्न की पॉलिसीज क्या होंगी जब इंटरनेशनल अपन ई-कॉमर्स जो ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट एंटाइटलमेंट्स क्या होंगे। जैसे आजकल क्या आप यहाँ बैठ के फॉरेन से कोई भी सर्विसेज ले सकते हो, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड है जो फॉरेन ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो वहाँ से जो पैसा उनको मिल रहा है। तो ई-कॉमर्स जो ध्यान रखना आज ट्रेड है गुड्स के अंदर भी अगर बात की जाए, जैसे मैंने चाइना से ही एक प्रोडक्ट, एक पेपा पिग जो एक कार्टून कैरेक्टर आता है उसका सॉफ्टवेयर ऐसे ट्रायल के तौर पर मैंने इंपोर्ट करवाया था, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया था क्या चाइना से, तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू मैंने वो परचेज किया था। आपको पता है ebay.com है फॉर एग्जांपल, अमेजोन है, ऐसी बहुत सारी, वॉलमार्ट है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां आप ऑनलाइन जाके इंटरनेशनल लेवल की गुड्स एंड सर्विसेज भी परचेज कर सकते हैं, तो उसको बढ़ाने पर भी ये काम कर रहे हैं। और इसके लिए देखो इन्होंने डाक घर निर्यात केंद्र भी स्टैब्लिश किया। मैंने बोला ना मैंने भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, मीडियम से ध्यान रखना वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाया था, तो आजकल वो ऑपरेशनलाइज किए जा रहे हैं। देखो एंड द कंट्री टू वर्क इन हब एंड स्पोक मॉडल विद फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज, देखो FPOs खोले जा रहे हैं यहाँ पर टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स को बढ़ाने के लिए। देखो प्रोडक्ट की डिलीवरी सिस्टम भी तो की जाए, तो सब कुछ प्राइवेट पे नहीं छोड़ सकते, तो फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज भी इन्होंने ओपन किए हैं जहाँ पर आर्टिसंस, वीवर्स, क्राफ्टमैन जो हिंटरलैंड है, मतलब गाँव में भी या जिलों में भी होते हैं पोस्ट ऑफिस, तो अगर उनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में अगर इन्वॉल्वमेंट लेना है तो वो आसानी से ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ कुरियर और जो पोस्टल एक्सपोर्ट है, देखो आइस गेट की अगर हम बात करते हैं ध्यान रखना, विल इनेबल एक्सपोर्टर टू क्लेम बेनिफिट अंडर FTP। तो आइस गेट एक्चुअली है क्या हमारा, आइस गेट जो हमारा है ध्यान रखना वो जाता है इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे, इसको बोलते हैं ध्यान रखना। तो इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, ये जो गेट है ध्यान रखना किसके लिए आता है, गेटवे के लिए आता है। तो इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे भी इसको बोलते हैं ध्यान रखना, इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। तो ये बनाया किस लिए गया है भैया, ताकि ऑनलाइन जो सिस्टम है आपका इंटीग्रेशन किया जा सके कुरियर और पोस्टल सर्विसेज को, और एक्सपोर्टर को जो बेनिफिट है ध्यान रखना वो आइस गेट के थ्रू वो क्लेम कर सकते हैं, जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू उनको मिलते हैं। तो ये देखो किस तरीके से डिलीवरी सिस्टम को भी बेहतर करने के लिए उन्होंने ये चीजें बनाई हैं। इसके अलावा स्कोमेट, देखो पहले भी क्वेश्चन दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। इसका मतलब स्पेशल, C का मतलब केमिकल, O का मतलब ऑर्गेनिज्म, M का मतलब मटेरियल, E का मतलब इक्विपमेंट और T का मतलब टेक्नोलॉजी है ध्यान रखना। और स्कोमेट भाई गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्कोमेट है उसकी स्ट्रीमलाइनिंग की जाए पॉलिसी, क्योंकि ये थोड़े रेगुलेटेड प्रोडक्ट हैं ध्यान रखना। आज अगर अपन स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, इक्विपमेंट्स की बात की जाए, तो कई जगह पर इनका एक्सपोर्ट मान लो रेस्ट्रिक्टेड है या रेगुलेटेड है, तो कैसे इनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, कैसे इनके एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, उस पर भी इन्होंने गाइडलाइन दी है। मोर एम्फेसाइज ऑन द, देखो एक्सपोर्ट कंट्रोल डिजाइन फॉर द बेटर इंटीग्रेशन विद एक्सपोर्ट कंट्रोल डिजाइन कंट्रीज। तो देखो
ये है ही कि आज बहुत सारी कंट्रीज हैं मान लो, तो आज इंडिया की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमें इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट कंट्रोल डिज़ाइन भी चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ध्यान रखना, जिनका एक्सपोर्ट बहुत फ्री नहीं है या आपको कई चीज़ों के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वहाँ पर इसकी पॉलिसीज़ को भी ये स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। A robust export control system in India would provide access to dual use high-end goods and technologies to Indian exporter while facilitating export of control item technologies। तो इसको मैट के अंदर देखो लिखा हुआ है कि कंट्रोल आइटम या कंट्रोल टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो उनके एक्सपोर्ट को कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने जो चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हैं, बेहतर की हैं, ताकि उनके एक्सपोर्ट को भी थोड़ा बेहतर जो है वो किया जा सके। अदर इनिशिएटिव की अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजरमेंट लिए हैं। एफडीआई में भी देखो बहुत ज़्यादा आपने पता होगा कि अलाउ किया है। अगर अपन लोग जैसे डिफेंस की अगर बात करते हैं, तो पहले तो इसमें परमिशन था ही नहीं, फिर 26% दिया, फिर 49% दिया, और अब आप लोगों को पता होगा कि डिफेंस पे भी 100% तक एफडीआई की परमिशन दे दी है। अब देखो एफडीआई अगर आपको करवाना है फॉर एग्जांपल, यूजुअली ठीक है, हम एक बात बोलते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कि जब भी कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके इंडिया की किसी कंपनी के 10% या मोर देन 10% अगर शेयर परचेज कर ले, तो वो एफडीआई में आ जाता है। तो पहले बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहां पर गवर्नमेंट ने परमिशन दे नहीं रखी थी, पर धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट ने जो है वो एफडीआई अलाउ करना स्टार्ट किया, लिमिट बढ़ाना स्टार्ट किया। अब एफडीआई करने के दो रूट होता है, ध्यान रखना। एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट। अब ऑटोमेटिक अगर रूट होगा तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और पहले क्या होता था, देखो अप्रूवल रूट चलता था, जहां पर हर चीज के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। डिफेंस में भी यही है, ध्यान रखना, कि 26% तक तो ऑटोमेटिक रूट है, ध्यान रखना। 26% तक आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 26% शेयर तो आप किसी कंपनी के इंडिया में परचेज कर सकते हो। पर आप 100% के लिए अगर जाते हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। पर एक बात है कि इंप्रूवमेंट तो किया ही है, तो इंडिया में कह सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इंप्रूव हुआ है। जो बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी बैरियर्स थे वो उन्होंने कम किए हैं, बहुत सारे जो बाधाएं थी, बहुत सारे रूल थे, वो कहते हैं लिबरलाइजेशन जो किया है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इन्होंने चलाई है ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। और फॉरेन के इन्वेस्टर्स को भी ये बोला है कि भैया आप इंडिया में आइए, इंडिया में प्रोडक्ट बनाकर आप लोग एक्सपोर्ट कीजिए। तो भी गवर्नमेंट ने अब स्कीम जो है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो है उस पर फोकस किया है। एज रिजल्ट ऑफ इट फोकस एफर्ट, देखो इंडिया हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट जो है इंडिया को 676 बिलियन यूएस डॉलर का 2021-22 में मिला है। वेल ऑन द वे टू अचीव जो है लगभग 750 बिलियन जो यूएसडी 2022-23 में जो अब अचीव करने का है, वो लगभग मामला चल रहा है। तो ये बता रहा है कि इंडिया की जो पॉलिसीज है वो काफ़ी काम कर रही है। और इंडिया हैज़ इन 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं गवर्नमेंट इंडिया ने, और 6 लिमिटेड कवरेज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। अब देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते क्या है, जिसमें फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट किया जाता है, ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्री, जैसे इन्होंने 13 अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, इसका मतलब इंडिया ने 13 कंट्रीज के साथ ये साइन किया है कि हम एक दूसरे से ट्रेड करेंगे तो लगभग ऑल आइटम्स जो हैं वो हमारे फ्री रहेंगे, यानी उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा, ना तो टैरिफ ना टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे, ना नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं, कोटा है या सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर है या और टीबीटी और भी जो मेजर हैं वो मेजरमेंट नहीं लिए जाएंगे। मतलब ट्रेड जो टोटली फ्री रहेगा। और जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो लिख रखा है कि 6 हुए हैं अगर, तो वहां पर पीटीए जो होता है, ध्यान रखना, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो फ्यू आइटम्स को फ्यू करने के लिए होता है, ध्यान रखना। जैसे एफटीए में आपने ऑल आइटम्स ट्रेड फी कर दिए हैं, वहां पर पीटीए जो है वो फ्यू आइटम्स, ठीक है ना, कि कुछ आइटम जो है वो अपन ने ट्रेड उसका फ्री रखेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन यूज नहीं करेंगे, बाकी बचे हुए आइटम पर हम एज इट इज जो टैक्स हमारे लग रहे हैं या जो नॉन टैरिफ बैरियर्स चल रहे हैं वो यूज होंगे। पर एफटीए में 100% फ्री हो जाता है। तो ऐसा काफी सारे एग्रीमेंट देखो, नेगोशिएशन भी चल रहा है। यूरोपियन यूनियन है, यूके है, कनाडा है, इवनली आपने पढ़ा होगा कि यूएसए ने भी देखो कनाडा और मैक्सिको के साथ नाफ्ता, जो आपने सुना होगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया जो है, नाफ्ता क्रिएट कर रखा है। किसने कर रखा है? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के बीच है ये। और ये क्यों है? तीनों मिलकर जो है ऑल आइटम्स पे से इन्होंने बैरियर्स को रिमूव कर लिया है। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर द गवर्नमेंट प्लान्स टू फोकस ऑन इंट्रोड्यूसिंग पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म, मतलब और गवर्नमेंट रिफॉर्म से बदलाव लाने पर अभी कर रही है कोशिश, और स्ट्रेंथन कर रही है डिफरेंट कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो सके। तो अगर यही रहा तो इंडिया एक ग्लोबल हब बन जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। इम्पैक्ट की अगर बात की जाए, क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं? देखो,
तो 2023 में लिखा है कि स्पेसिफिकली एमएसएमई को काफ़ी हेल्प मिलनी भी थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ बाकायदा कोऑर्डिनेट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर हैं उन पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और थ्रेशोल्ड जो मिनिमम एक्सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉग्निशन, जैसे स्टेटस होल्डर के लिए भी जो अपन बात करेंगे, आपको जो थ्रेशोल्ड लिमिट चाहिए था वो लिमिट भी अपन देखेंगे कि इन्होंने कम कर दिया। नाउ मैनी स्मॉलर एक्सपोर्टर को भी देखो हायर स्टेटस मिला, अभी अपन बात करेंगे, इससे एमएसएमई को भी फायदा मिला है। और एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम हो गया, एपीसीजी स्कीम हो गया, इन सब से पता है क्या एमएसएमई के जो चार्जेस हैं वो देखो 5,000 रुपए तक ही आ चुके हैं। अब सोचो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और सारे आपकी कॉस्टिंग है निकल करके 5,000 में समेटी जाए, तो सोचो अगर आपने 5,000 आइटम भी अगर एक्सपोर्ट कर दिए तो एक आइटम पे 1 रुपये आपकी एक तरीके से कॉस्ट आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इससे एमएसएमई को काफी फायदा मिला। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, एपीसीजी स्कीम है, अपने डीएफआई स्कीम देखा तो उन सब स्कीम के बेनिफिट्स इनकी कॉस्टिंग काफी कम आई है। और जो अपन बात करते हैं ना ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट की हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने इनका भैया टैक्स ले लिया वो वापस से आपको मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट ने बहुत फटाफट इनको रिफंड किया है, जिससे इनका कॉन्फिडेंस भी रेज हुआ है कि कोई नहीं, अभी गवर्नमेंट अगर ले रही है तो वो फटाफट रिफंड कर देगी। जैसे भी सोलर पैनल अगर लेते हैं तो अपन को गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, अब वही सब्सिडी फटाफट विद इन 1 मंथ आ जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है कि यार गवर्नमेंट 1 महीने में वापस पैसा रिफंड कर देती है। तो इनिशिएटिव सच एज डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब एंड प्रमोशन ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हैव द पोटेंशियल ऑफ ट्रांसलेटिंग इनटू मोर एक्सपोर्ट। तो लिखा है कि गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत पोटेंशियल है कि इंडिया अपने जो एक्सपोर्ट के टारगेट लेके चल रहा है वो अचीव हो जाए। The FTP has also tried to make life easier for exporter trader, specifically जो MSME है, ध्यान रखना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उनकी लाइफ को और आसान बनाने के लिए कई सारे कदम उठा रही हैं। मेजर हैव बीन अनाउंस्ड टू इंप्रूव द ईज के बिजनेस को कैसे आसान किया जाए, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कैसे कम की जाए। अभी पड़ा कि लगभग 5,000 रुपए तक तो ये कॉस्ट को लेकर आ ही चुके हैं, तो हो सकता है वहां से और कम करने की कोशिश की जा रही हो। एंड फिस्कल इंसेंटिव आर आउट ऑफ द रिकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ WTO restrictions. FTP 2023 focus on the continuous duty remission scheme that are WTO compliant. अब देखो WTO के compliances होते हैं, जैसे आप उसके मेंबर हैं तो भैया आपको एक्सपोर्ट पर जैसे बेनिफिट देना होगा, या आप इंपोर्ट ऐसी चीज़ों का करवा रहे जो एक्सपोर्ट में यूज होगा तो बेनिफिट दो आप, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े। ये रीज़न है कि FTP डज नॉट कम विद एन एंड डेट के साथ आई नहीं है, और वो ग्रेट कंफर्ट के साथ इंडस्ट्री में चल रही है, क्योंकि वो WTO के जो कंप्लायंसेज हैं उनको फुलफिल जो है वो कर रही है। ध्यान रखना कि बेनिफिट जो है वो मैं देने हैं ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज हो। नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस, मतलब इनपुट ड्यूटी रेमिशन स्कीम पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, वो तो WTO की भी इवन कंप्लायंसेस में दे रखा है, तो वो तो आपको मिलती रहेगी। रोड टेप और ROSCTL की भी बारे में हमने पढ़ा। टाइमली पेमेंट देखो गवर्नमेंट करती जा रही है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई टैक्सेस लिए आपको, जो मैंने बोला था रोड टेप में बारे में बताया था कि डोमेस्टिकली कुछ आपके टैरिफ टैक्सेस अगर लग जाते हैं वो भी गवर्नमेंट आपको टाइम पे दे देती है, या ROSCTL के तहत अगर कोई ड्यूटी लगी है तो वो गवर्नमेंट आपको टाइम पे रिपे कर देती है। तो इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ एक्सपोर्टर का। और एमनेस्टी स्कीम जो माफी वाली स्कीम रखी है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो भी हम आपको कोई नहीं कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे, आपको जो बेनिफिट दिए मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे भी एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हुआ है। देखो कंक्लूजन की अगर बात की जाए देखो तो 2 ट्रिलियन जो टारगेट इंडिया भी लेकर चल रहा है 2030 के लिए, और FTP जो 2023 है देखो बात की जाए वो लेकर चल रहा है कि 1 ट्रिलियन जो मैंने बोला था एक्सपोर्ट होना चाहिए गुड्स का, और 1 ट्रिलियन जो है वो आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए किसका, सर्विसेज का। तो $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो टोटल मिला के $2 ट्रिलियन जो एक्सपोर्ट का हम ओवरऑल टारगेट जो लेकर चल रहे हैं, और वो काफी हद तक अभी सही चल रहा है। एंड इफ द गवर्नमेंट स्टे विजिलेंट, अगर गवर्नमेंट वो ये थोड़ा जागरूक रहे और थोड़ा अपडेट करते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 ट्रिलियन के टारगेट को हम आसानी से जो है वो अचीव कर लेंगे आने वाले टाइम में। अब देखो कुछ मैं आप लोगों को स्टेटस के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से स्टेटस जो है होल्डर को मिलता है और क्या बेनिफिट्स उसके लिए रहते हैं। तो देखो पहले अगर अपन बात करें तो स्टेटस होल्डर के लिए 1 स्टार अगर स्टेटस आपको चाहिए था तो $3 मिलियन, वो अभी भी 3 है देखो, ठीक है। लेकिन इसमें भी बेनिफिट है कि अगर मान लो कोई एग्रीकल्चर गुड्स को अगर कोई मान लो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई MSME है, तो उनको ये बेनिफिट दे रखा है कि वो जो एक्सपोर्ट करते हैं ना फिर वो डबल काउंट किया जाता है। जैसे मान लो कोई MSME है, मान लो किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का उन्हें एक्सपोर्ट किया और उसको मान लो
3 मिलियन यूएस डॉलर का जो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब उसने 3 मिलियन नहीं, उसने तो 1.5 जो है, ध्यान रखना, वो मिलियन यूएसडी का ही मान लो आज एक्सपोर्ट किया है, तो वो काउंट कितना होगा, 3 मिलियन होगा। तो इस तरीके के एडवांटेजेस भी ध्यान रखना दिए गए हैं स्पेसिफिकली। लेकिन चलो आप उस कैटेगरी में अगर नहीं आते हैं तो भी, जहां पर पहले 25 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करने पर आपको 2 स्टार मिलता था, वो 15 ही हो चुका है। वैसे थोड़ा याद कर सकते हो, देखो 3 25, फिर 25 का 4 गुना हो गया मान लो 100, या उसमें 400 ऐड कर दिया 500, या उसका 4 गुना हो गया 2000। ऐसे ही लगभग यहाँ चल रहा है, इसका 4 गुना 200, इसका 4 गुना 800। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे पहले 5 स्टार के लिए, देखो 2000 मिलियन यूएस डॉलर जहाँ एक्सपोर्ट करना पड़ता था, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट देखो रिड्यूस करके आधी से भी कम कर दिया 800। और उसमें भी अगर आप कोई स्पेसिफिक लिस्ट में अगर आते हैं एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में या माइक्रो फॉर्म में, तो फिर वो आपको 4 मिलियन भी कर दें, 400 मिलियन भी कर देंगे अगर अपन, तो 800 में काउंट हो जाएगा आपका। तो वो बेनिफिट भी उनको दिए गए हैं। अब जितना आपका देखो स्टेटस इंक्रीज होता है ना, उतना आपको बेनिफिट मिलता है कि एडवांस ऑथराइजेशन है वो आप खुद कर सकते हो, लोन के ऊपर आपको गारंटर की जरूरत नहीं है, आपकी जो कॉस्टिंग है ध्यान रखना ट्रांजेक्शन की वो काफी कम आती है, गवर्नमेंट आपको ड्यूटीज टैक्सेस में बेनिफिट अच्छे देती है। तो ये सारे इंप्रूवमेंट भी किए गए हैं, ध्यान रखना। पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लिमिट है वो करंट ईयर, जो वर्तमान है ध्यान रखना करंट ईयर, और प्रीसीडिंग जो 3 ईयर है ध्यान रखना उसका एवरेज जो है उससे ये काउंट किया जाता है, ध्यान रखना इसका जो लिमिट है। तो ये कुछ चीजें मतलब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि एफटीपी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम में अगर बात की जाए तो इसके क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेंगे। और खास तौर से जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने डिस्कस की है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्टेट है, बाकी तो देखो स्टेट इन द सेंस कि आप आपको अगर पॉलिसीज याद हैं तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टेटस करंट ईयर और 3 प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल है उसका एवरेज निकाल के लेना है। स्टेटस जितना आपका बढ़ेगा उस हिसाब से। हालांकि देखो अंत तो नहीं है, क्योंकि एफटी में बहुत सारी बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, पर ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें कवर की है। और कोशिश यही करना जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट मैंने बताए हैं वो आप लोग जो हैं वो याद कर लें। आई होप आपको मेरी बातें जो हैं वो काफी हद तक समझ में आई होगी, और देखेंगे अपन फिर आगे चलकर इसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और टाइम टू टाइम जो है वो टॉपिक तैयार करते जाएं एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।